गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का अकाउंट्स का ऑब्जेक्टिव लिखा रहा हूँ और चैप्टर है कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। चैप्टर का नाम क्या है? कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट्स। आप सभी स्टूडेंट्स कॉपी खोल लीजिए और लिखना स्टार्ट कीजिए और समझिए भी, एग्जाम बहुत नजदीक है तो मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लिखना स्टार्ट कीजिए, है ना? ठीक है। और डेट भी लिख लीजिए कॉपी में। कौन सा डेट है आज? आज लिखिए 29 तारीख, है ना? कौन सा डेट है? 29 है ना? मैं लिख दे रहा हूँ इसको, पहले मैं ले आता हूँ यहाँ पर। आप लिखिए 29 तारीख, डेट भी लिखिए। करना होगा थोड़ा सा, ओपन होने में दिक्कत हो रही है, कहाँ चला गया था। ओके ठीक है, चलिए टेक्स्ट में आइए। डेट लिखिए, आज का डेट क्या है? डेट लिखिए, डेट के साथ नोट। 12 का, अभी तो 11 में थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाते समय, लेकिन क्लास 12 में सारा वीडियो शुरू से मिलेगा, है ना? तो आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बढ़िया से, आइकन बिल को दबाइए ताकि मेरा हर बनाया वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। आप केवल सब्सक्राइब करके छोड़ते हैं तो आपको मेरा बनाया हुआ वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। आपको आइकन बेल को दबाइए और उसमें ऑल में ऑल कर दीजिए। उससे क्या होगा कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा या लाइव क्लासेस दूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है? बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का। आज का टॉपिक अक्सर लोगों से मिस्टेक होता है ना? तो उसको समझना जरूरी है। और सब्जेक्ट में लिख दीजिए अकाउंट्स। सब्जेक्ट लिखिए क्लास 7 का। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट भी सुन सकते हैं, जैक बोर्ड और सीबीएसई दोनों के लिए। टॉपिक जिसका मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव लिखा होगा, थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव है। ये है कैपिटल एंड रेवेन्यू कैपिटल कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट, और उसको समझना बहुत जरूरी है। नहीं समझे इसलिए भी मिस्टेक होता है। अगर मिस्टेक होगा तो जरूर कमेंट में लिखिए। सभी खोल लीजिए और बढ़िया से लिखना स्टार्ट कीजिए। धीरे धीरे मैं बोलता हूँ। फोन नंबर भी मैं लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत हो आप फोन में भी बोल सकते हैं। मेरा लिखने में मिस्टेक, यहाँ कोई ऑप्शन में गलती हुआ आप बताएंगे मुझे। खाली उतारना नहीं, समझना भी है इसको लिखा जा रहा है सब क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो ये क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि इस objective of accounting is to ascertain the results of business for an accounting period and present the financial position correctly. Accounting का ऑब्जेक्टिव से बेसिक ऑब्जेक्टिव है ना? और while ascertaining business results and preparing financial statements like trading account and profit loss account and balance sheet, it is necessary that the various transactions are analyzed. जितने भी ट्रांजेक्शंस में उसको एनालाइज किया जाए एज टू देयर नेचर, उसके नेचर के आधार पर उसको एनालाइज किया जाए, नेमली वेदर दी दैट दे आर कैपिटल और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। तो किस तरह का ट्रांजेक्शन हुआ है, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन हुआ और या कैपिटल ट्रांजेक्शन हुआ है ना? This distinction between the capital and revenue is essential to decide whether a particular transaction is to be shown in income statement। तो वो ट्रांजेक्शन जो हुआ है क्या उसको इनकम स्टेटमेंट में दिखाया जाए? इनकम स्टेटमेंट मतलब क्या?
ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। क्या उस ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड किया जाए, ट्रेडिंग में रिकॉर्ड करना है या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है या फिर पोजीशन स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है। ये पोजीशन स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट। तो ये सबसे बड़ी जरूरी है कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स में है उसको एनालाइज किया जाए उसके नेचर के आधार पर, और ये जानना जरूरी है कि उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करना है, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करना है या पोजीशन स्टेटमेंट में। इनकम स्टेटमेंट मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट हुआ। तो कहाँ रिकॉर्ड करना है, तो इसलिए इसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो आइए कुछ मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। जैसे एक डायग्राम, ठीक है, इस डायग्राम में यहाँ पर पहले तो लिख दे रहा हूँ ट्रांजेक्शंस। ट्रांजेक्शंस इसको समझिए, ये ट्रांजेक्शंस है, एक मिनट, ये है ट्रांजेक्शंस, ट्रांजेक्शंस, ठीक है, ट्रांजेक्शंस हो गया। अब इस ट्रांजेक्शंस को दो भाग में बांट दीजिए, इस ट्रांजेक्शंस को दो भाग में बांटिए, इस ट्रांजेक्शंस को दो भाग में बांटिए। ये एक ट्रांजेक्शन, इसको मैं ऐसे बॉक्स बना दिया है, ये एक ट्रांजेक्शन है, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ट्रांजेक्शन को दो भाग में मैं बांट दे रहा हूँ, देखिए इस बॉक्स में दिखा दे रहा हूँ ट्रांजेक्शन, आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। हाँ, ये ट्रांजेक्शन को बॉक्स में दिखा दे रहा हूँ। ये ट्रांजेक्शन ये दो तरह का होगा, एक कैपिटल होगा और एक रेवेन्यू होगा। इसको मैं दो भाग में बांट दे रहा हूँ ट्रांजेक्शन को, ठीक है। एक देखिए, इसको दो भाग बांट रहा हूँ, आप इसको डायग्राम के माध्यम से समझिए। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आ जाता तो बहुत अच्छा बात है। समझ में तो आएगा ही, 100% समझ में आएगा। एक कैपिटल ट्रांजेक्शन हुआ और एक रेवेन्यू ट्रांजेक्शन हुआ। ट्रांजेक्शन यहाँ पर दो भाग, ट्रांजेक्शन को दो भाग में बांटा गया, एक कैपिटल ट्रांजेक्शन और एक रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। हर स्टूडेंट को धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। एक कैपिटल ट्रांजेक्शन हुआ, ट्रांजेक्शन को यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, कैपिटल ट्रांजेक्शंस। क्या हुआ, कैपिटल ट्रांजेक्शंस, कैपिटल, और एक हो गया रेवेन्यू। तो समझ जाओगे, डायग्राम को समझोगे। रेवेन्यू, एक कैपिटल ट्रांजेक्शन हुआ और एक रेवेन्यू ट्रांजेक्शन हुआ। तो इसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बॉक्स में दिखा दे रहा हूँ, थोड़ा जल्दी में अच्छा भी लगेगा, थोड़ा आप लोगों को समझने में आसानी भी होगा कि क्या होता है। तो ट्रांजेक्शन को दो भाग में बांट रहे हैं, एक कैपिटल ट्रांजेक्शन हुआ और एक रेवेन्यू ट्रांजेक्शन हुआ। बहुत बढ़िया समझ जाइएगा, कैपिटल ट्रांजेक्शन आप देखते भी होंगे, आप करते भी कैपिटल ट्रांजेक्शन है ना। मैं इसको बॉक्स बना दूँ, ठीक है, बॉक्स में आप जल्दी समझ जाइएगा। कैपिटल ट्रांजेक्शन और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन, समझ गया, कैपिटल ट्रांजेक्शन और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन। कैपिटल, इसमें भी दो बात है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल रिसिप्ट होता है। इसको भी दो भाग में बांटिए, बहुत मजेदार चीज बता रहा हूँ, ये भी दो भाग में बांटिए, ठीक है, ये भी दो भाग बटेगा, ये भी दो भाग में बटेगा। इसको मैं थोड़ा सा एरो बना कर देता हूँ, और देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर, यहाँ पर लिखना चाहता हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपको जानना होगा क्या होता है, इसी क्लास है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसको ऐसा करते हैं, इसको मैं निकालता हूँ, ऐसे ठीक लगेगा, इसको डायग्राम बनाते हैं, बोर्ड में लग जाएगा। अब
इसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ, ठीक है। इसको यहाँ ये देखिए, ठीक है, ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कैपिटल ट्रांजेक्शन क्या होता है और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन क्या होता है, ठीक है। इसको ऐसा क्लियर दीजिए, आप लोग भी इस डायग्राम को देख के उतारिए, अच्छा समझ में आएगा। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया कैपिटल ट्रांजेक्शंस। एक मैं दिखा रहा हूँ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक दिखाना चाह रहा हूँ कैपिटल रिसिप्ट्स। आपसे ऑब्जेक्टिव भी सबसे पूछेगा कौन कैपिटल रिसिप्ट्स है, कौन, अगर समझे हुए रहिएगा तब तो बढ़िया जवाब दे दीजिएगा, नहीं समझे हुए रहिएगा तो उल्टा पलटा जवाब दीजिएगा। इसलिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसको बॉक्स में लिख दिया, इसको बॉक्स में लिख दिया। और ये मैंने बीकॉम और एमकॉम के स्टूडेंट भी समझिए, कॉन्सेप्ट आप लोग का सही बीकॉम के स्टूडेंट को भी कहेंगे। मैंने बहुत सारे बीकॉम के स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछा, वो लोग बहुत ही उल्टा पलटा जवाब दे रहे थे। एक आध दो स्टूडेंट जो है वो सही जवाब दिया, जो शुरू में इंटरमीडिएट में पढ़ा वो तो सही जवाब दिया, और उन लोगों को भी दिक्कत है। तो मैं तो कहूंगा बीकॉम के स्टूडेंट्स को भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, आपको बहुत बढ़िया नॉलेज होगा। तो रेवेन्यू के बारे में भी आप बांट दीजिए, रेवेन्यू को भी दो भाग में बांटिए, ठीक है, रेवेन्यू को भी दो भाग में बांट दीजिए। एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ डायग्राम के माध्यम से। ठीक है, इस डायग्राम में आप देखिएगा समझ में आ जाएगा। और यहाँ भी मैं खींच दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, और यहाँ से मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। इसी डायग्राम में लिखना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को, इसको लिखना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। यही के माध्यम से मैं चलिए इस बॉक्स में मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा सुनिए, यहाँ मैं लिखूंगा रेवेन्यू, यहाँ मैं लिखूंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, REVE, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यहाँ लिखिएगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स ये बहुत जरूरी है। अकाउंट्स के, कॉमर्स के स्टूडेंट से ज्यादा मिस्टेक होता है। दूसरा ये जानना जरूरी है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का रिकॉर्ड कहाँ होता है और कैपिटल शिफ्ट का रिकॉर्ड कहाँ होता है। आइए मैं आपको समझाना चाहता हूँ इस डायग्राम के माध्यम से। मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ, ये दोनों का रिकॉर्ड, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट का रिकॉर्ड बैलेंस शीट में होता है। कहाँ होता है? बैलेंस शीट में होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ दिखलाया जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर shown in बैलेंस शीट, shown in बैलेंस शीट में दिखलाया जाता है, याद रखिएगा।
तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाया जाता है और कैपिटल रिसिप्ट जो होता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखाया जाता है। ठीक है, चलिए मैं इसको डायग्राम, पहले इसका डायग्राम में इसको बॉक्स के अंदर दिखाना चाह रहा हूँ। इसको बॉक्स में लॉक कर दे रहा हूँ। दोनों को बैलेंस शीट में ही दिखाया जाता है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट किस साइड दिखा दे, बता देना एसेट साइड। आदमी थ्योरी लिख ही देंगे। कहाँ दिखाया जाता है बोलो? बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। याद रखो, इसको पोजीशन बैलेंस शीट, इनकम ट्रेडिंग में नहीं दिखाया जाता, याद रखिएगा। कहाँ दिखाया जाता है? देखो जैसे कि ये, ठीक है, इसका मैं यहाँ पर डायग्राम बना दे रहा हूँ और ये भी दोनों को, हाँ ठीक है, चलिए ये तीर का निशान से मैं बना दे रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा क्या ये कहाँ दिखाया जाता है। चलिए ये जो है बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। समझ में आया बात ना? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में दिखाया जाता है और कैपिटल रिसीव्ड भी बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाया जाता है, बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखाया जाता है और कैपिटल शीट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। उसी प्रकार से ये भी दोनों आपका बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। ठीक है, बैलेंस शीट में शोन इन बैलेंस शीट, SHOWN, shown in बैलेंस शीट। समझा? अब इसको पहले पहले बॉक्स में दिखाते हैं, अब आपको समझ में आएगा। ऑब्जेक्टिव सॉल्व कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। तो कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करो अच्छा से। कहाँ दिखाया जाता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको कहते हैं? जो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको लिखूंगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। अब मिस्टेक आपसे नहीं होगा। ठीक है, चलो तो इस तरह से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी हम लोग बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। कहाँ दिखाया जाता है बोलो? बैलेंस शीट में। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में नहीं दिखाना है ना? एक रेवेन्यू यहाँ गलती से मैंने लिख दिया है शोन इन बैलेंस शीट, यहाँ पर इनकम आएगा, सॉरी इतने मिस्टेक हो गया। ये आएगा शोन इन इनकम एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट को हाँ कहाँ दिखलाएंगे? इनकम स्टेटमेंट में। रॉन्गली मैंने गलती से बोल दिया था यहाँ पर। कहाँ दिखलाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को शोन इन इनकम स्टेटमेंट, शोन इन इनकम स्टेटमेंट दिखलाएंगे। ठीक है, शोन इन इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, शोन इन इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं इसको। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को और रेवेन्यू रिसिप्ट को इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं। याद हो गया? वो दोनों को इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं। चलिए इसको यहां से मैं घेर दे रहा हूँ। इनकम स्टेटमेंट में इस तरह से आप क्या समझे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट को बैलेंस शीट में दिखलाया जाता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसिप्ट को इनकम स्टेटमेंट में दिखलाया जाता है। अगर कोई क्वेश्चन करता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट के किस साइड दिखलाया जाता है, तो आप बताइएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड। कैपिटल रिसिप्ट को कहाँ दिखलाया जाता है, तो आप बताइएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ठीक है, और आपको तो मालूम है कि बैलेंस शीट के लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड हुआ। लेफ्ट हैंड साइड में आपका जो लायबिलिटी लिखते हैं और राइट हैंड में क्या लिखते हैं, है ना? ठीक है, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा आपसे पूछेगा कि अच्छा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इनकम स्टेटमेंट में दिखाते हैं। इनकम स्टेटमेंट में, तो इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है ना? इनकम स्टेटमेंट में ट्रेडिंग अकाउंट होता है और प्रॉफिट लॉस होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपका जो छोटा छोटा खर्चा होता है, जो डेली वेजेस, जैसे वेजेस को आप कहाँ दिखलाते हो? ट्रेडिंग अकाउंट में दिखलाते हो। सैलरी पेड कर रहे हो तो प्रॉफिट लॉस में दिखलाते हो, है ना? और इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो किधर दिखलाओगे?
प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड, सेल्स आपका इनकम है, वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड आएगा। आइए फिर बाद में इसका चर्चा होगा। और ये समझ गए डायग्राम को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है। अब मैं मिटा दे रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्टूडेंट उतार लिया आप लोगों ने। अब आपको थोड़ा सा थ्योरी एक आध दो लाइन लिखना चाहता हूँ। अच्छा चलिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, ओके। देखिए धीरे धीरे मैं मिटा रहा हूँ, साथ साथ प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछता ही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा ठीक, चलिए उतार लिए ना, नहीं उतारे, देखिए बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम बहुत कम है और पढ़ाना बहुत ज्यादा है। छोटा छोटा वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्लास 12th वाला में मेरा वीडियो पूरा आएगा, शुरू से ही बनाऊंगा। आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बिल को दबाइए, जिससे कि मेरा बनाया हुआ हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप पढ़ के अपने नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। और किसी तरह का मिस्टेक होगा प्लीज यू राइट, मैं उसको रेक्टिफाई करूंगा, इंसान है, गलती होता है, बट आप पढ़ा कीजिए तभी गलती ढूंढ पाइएगा, नहीं लिखने में गलती हो सकता है, टाइपिंग करने में गलती हो सकता है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन के चलते इंसान से कई प्रकार की गलतियां होती है ना। प्लीज आप ध्यान दीजिएगा। चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ रबड़ से इसको, है ना, रबड़ से मिटा रहा हूँ स्टूडेंट, और बना के इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैं थ्योरी लिख रहा हूँ, सब नोट्स बना के रखिए और अपने क्लास टीचर को जरूर दिखलाइए, जिस स्कूल में पढ़ते हैं अपने क्लास टीचर को दिखलाइए, क्लास टीचर भी खुश हो जाएगा कि लड़का पढ़ रहा है, छात्र पढ़ रहा है। चलिए बहुत मेहनत से डायग्राम को बनाया था। चलिए नेक्स्ट में है कि आपको मैं समझाऊंगा कि एक्सपेंडिचर, इसको अगर एक्सपेंडिचर को क्लासिफाई करना चाहते हो तो इस तरह से लिख सकते हो, अभी एक्सपेंडिचर को ही बताना चाह रहा हूँ। चलिए तो एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, सबसे पहले मैं बताना चाह रहा हूँ एक्सपेंडिचर 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3 तरह का होता है। पहला होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और तीसरा होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या हो गया स्टूडेंट? पहला क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चलिए मैं अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर को बताऊंगा कि 3 तरह का एक्सपेंडिचर होता है, याद रखिएगा। पहला क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपको बताना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर 3 तरह का एक्सपेंडिचर होता है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मैं तीनों एक्सपेंडिचर को समझाऊंगा और छोटा छोटा एक दो लाइन लिखना भी चाहता हूं ताकि आप समझे। तो अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर को लिखिए, व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, उसको लिखिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, capital expenditure may be defined ठीक है, as an expenditure, as an expenditure whose benefit extends to more than 1 year and which is normally a नॉन रेकरिंग, बहुत अच्छा वर्ड है नॉन रेकरिंग, बार बार नहीं होगा, इसका मतलब हिंदी नॉन रेकरिंग, RECU डबल आर है, और मिस्टेक हो गया, RECU ये डबल आर है। नॉन रेकरिंग वैसा खर्च जो बार बार नहीं होगा, नॉन रेकरिंग है ना।
जैसे एग्जांपल के तौर पर जो नॉन रिकरिंग हो, ऐसा खर्चा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफाइंड एज एन एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट एक्सटेंड्स टू मोर देन 1 ईयर एंड व्हिच इज नॉर्मली नॉन रिकरिंग। ये खर्च जो होता है वो बार बार नहीं होता, फ्यूचर लंबी अवधि के लिए खर्च होता है, एक बार लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है जो नॉन रिकरिंग होता है। फॉर एग्जांपल नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर इज 1 ईयर, इट्स नेचर क्वाइट इनफ्रीक्वेंट इन नेचर। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग परचेज है ना, बिल्डिंग परचेज कर दिए, लैंड परचेज किए, मशीनरी परचेज किए, आपका बिजनेस को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर दिए, ये सब नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है। तो निष्कर्ष के रूप में कहिए वैसा खर्चा जो बार बार नहीं होता है उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, यानी कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे बिल्डिंग परचेज कर लिए, बिल्डिंग परचेज किए तो 1 करोड़ रुपया का बिल्डिंग परचेज किए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ, बार बार हम रेगुलर मोड में नहीं खरीदोगे। तो वैसा खर्चा जो बार बार नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक बार और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड टू रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। एक चीज याद रखिएगा, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर कोई पूछे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो आप बताओगे, है ना, आप क्या बताओगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यही बताओगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में बताना कि जैसे बिल्डिंग परचेज कर रहा है, अब बिल्डिंग को क्या करोगे, डेबिट करोगे। लैंड परचेज कर रहे हो तो लैंड को डेबिट करोगे, मशीनरी परचेज कर रहे हो तो मशीनरी को डेबिट करोगे, है ना। और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ओहो, इसमें आप बता दीजिएगा कि बताइएगा कि पहला बात है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है आर डेबिटेड, कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है टू देयर रिस्पेक्टिव एसेट्स, है ना, रेस्पेक्टिव एसेट्स। टू देयर रिस्पेक्टिव एसेट्स, ठीक है। अकाउंट जैसे बिल्डिंग परचेज कर रहा है, बिल्डिंग परचेज किया तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ, बिल्डिंग आप बार बार नहीं खरीदोगे, नॉन रेकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर हुआ, तो आप किसको डेबिट करोगे, बिल्डिंग को डेबिट करोगे और कैश को क्रेडिट करोगे। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड टू देयर रिस्पेक्टिव एसेट्स अकाउंट्स, ठीक है। और दूसरा बता दोगे स्टूडेंट कि ये जो है सच एक्सपेंसेस, जो भी इस तरह के खर्च होते हैं उसको कहाँ दिखलाया जाता है, सच एक्सपेंसेस आर टेकन टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट दिखलाया जाता है ना। इस तरह के एसेट्स को बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दिया जाता है और कहाँ दिखलाया जाता है, एंड शोन एसेट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखलाया जाता है। समझ में आया बात, बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखलाया जाता है, समझ में आया बात ना, बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखलाया जाता है। चलिए बहुत अच्छा बात है, बैलेंस शीट के एसेट साइड दिखलाया जाता है। चलिए अब आप क्लियर हो गया। जैसे कि एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, जैसे लैंड परचेज, बिल्डिंग परचेज, मशीनरी परचेज, फर्नीचर परचेज। समटाइम्स एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग इन एन एक्सटेंशन और इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। समटाइम्स ऐसा होता है, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो एसेट्स को बढ़ाने में, एक्सटेंशन करने में खर्चा होता है, खर्च होते हैं। जैसे अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द एसेट्स, एकोमोडेशन इन सिनेमा हॉल, रिमॉडलिंग ऑफ एन ओल्ड स्टेशन को रिमॉडलिंग करने में जो खर्चा हो रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द परचेज और इंस्टॉलेशन और इरेक्शन ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स, जैसे वेजेस इनकर्ड
ऑन erecting of plant, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जांपल हुआ, है ना। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग द राइट टू कैरी ऑन बिजनेस, जैसे गुडविल हुआ, कॉपीराइट हुआ, पेटेंट राइट हुआ। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू एसेट्स फॉर एन एक्सिस्टिंग एसेट्स, ठीक है। अब आपका आ गया ये कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपको समझा दिए। और अब लिखिए आप लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या लिखिएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये लिख दिए। अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कैपिटल एक्सपेंडिचर को मिटा दे रहे हैं। क्या ट्रीटमेंट होता है आप समझ गए, अब आप ही बनाना है। तो लिखिए एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, समझा दिए, दोबारा आप पूछ रहे हैं बता दीजिए। तो एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर में पहला नंबर 1 आप लिखिएगा, एक्सपेंडिचर्स रिजल्टिंग इन द एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग लाइव्ड एसेट्स, एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग in the acquisition of long lived assets, for example land and building, मशीनरी, प्लांट, फर्नीचर परचेज क्यों कर रहे हैं, है ना। दूसरा है एक्सपेंडिचर रिजल्टिंग इन एन एक्सटेंशन और इंप्रूवमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स को इंप्रूवमेंट करने में जो खर्चा हो रहा है वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सिटिंग एकोमोडेशन इन ए सिनेमा हॉल, है ना, और रिमॉडलिंग ऑफ एन ओल्ड स्टेशन। तीसरा एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द परचेज और इंस्टॉलेशन और इरेक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इसमें बता दीजिएगा कि वेजेस पेड किए फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, बिल्डिंग बनाने में वेजेस पेमेंट किए, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ, है ना। और इस तरह से आपको मैंने कुछ बताया एग्जांपल, है ना। और इस पे जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है नॉन रेकरिंग नेचर का होता है, ये भी आपको मैंने बता दिया। चलिए अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिखिए, रेवेन्यू, REVENUE, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। अभी इसका ऑब्जेक्टिव हम नहीं लिखे हैं, लेकिन थ्योरी समझा रहे थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग बोल रहे सर थोड़ा सा थ्योरी समझा दीजिए तो जल्दी ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए लिखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिखिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में लिखिएगा कि रेवेन्यू रेवेन्यू expenditures, revenue expenditures is an revenue expenditure is an expenditure is an is an expenditure is an expenditure which is incurred पहला, अब देखिए यहाँ लिखिए पहला लिखिएगा, टू मेंटेन the earning capacity or productivity of the business of the business, पहला। दूसरा लिखिएगा, to carry out operating activities, बैठ गया है, carry out operating activities in the normal course of running of the business, ये होगा। और ये अब इसका लिखिए,
जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है रेकरिंग नेचर के होते हैं, वैसा खर्चा जो बार बार होता है ना। और यानी मैंने लिखा मेंटेन द अर्निंग कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करने के लिए खर्च होता है। जैसे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, आप एक ही बार खरीद के नहीं रखते, हमेशा आपको खरीदना पड़ता है, वो बार बार खरीदना होता है, रेकरिंग होता है, तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा कैरी आउट टू कैरी आउट ऑपरेटिंग एक्टिविटी नॉर्मल कोर्स ऑफ रनिंग द बिजनेस, बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्च होता है, सैलरी पेमेंट कर रहे हो, वेजेस पेमेंट कर रहे हो, टैक्स में पेमेंट कर रहे हो, है ना, फर्नीचर रिपेयर के लिए पेमेंट कर रहे हो, रेंट के लिए पेमेंट कर रहे हो, न्यूज़पेपर्स के लिए पेमेंट कर रहे हो, है ना, इन नॉर्मल कोर्स ऑफ रनिंग ऑफ द बिजनेस है, तो इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। सीधा याद रखना, वैसा खर्चा जो बार बार होता है, रेगुलर मोड में होता है, पर डे होता है, ईयरली, क्वार्टरली होता है, वीकली होता है, हाफ ईयरली होता है, एनुअली होता है, होते ही रहता है, उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। हाँ। और इसको भी लिख लो, बेनिफिट को लिख लो, है ना, बेनिफिट लिख लो, बेनिफिट, बेनिफिट लिख लो, बेनिफिट, बेनिफिट में लिखिए, है ना, बेनिफिट। तो आप बेनिफिट को बताइएगा कि जो बेनिफिट इसका है, ये दी बेनिफिट, ये 1 साल के अंदर होना चाहिए। दी गला पूरा बैठा हुआ है। दी बेनिफिट, बेनिफिट ऑफ, द बेनिफिट ऑफ revenue, revenue expenditure, expenditure, benefit of revenue expenditure, benefit of revenue expenditure, the benefit of revenue expenditure, okay, is consumed, consumed within one accounting, देखिए विदिन यहाँ लिखे है, छूट गया, इसको एक लाइन में लिखना चाह रहे थे, विदिन वन अकाउंटिंग पीरियड, वन अकाउंटिंग पीरियड, ये भी याद रखिएगा, अकाउंटिंग पीरियड। और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट लिख दीजिए, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या था, बताया था ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को इज डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट लॉस अकाउंट, है ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हो, एसेट साइड, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ रिकॉर्ड करोगे, इसको भी डेबिट करना है, रेटेड सैलरी पेमेंट कर रहे हो, सैलरी को डेबिट करोगे, रेंट पेड करो, रेंट को डेबिट पेड करो, लेकिन कहाँ लिखोगे, तो लिख देना कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो रेगुलर मोड में हो रहे हैं, उनको डेबिट करना है, पहला बात, रेंट पेड कर रहे हो, वेजेस पेमेंट कर रहे हो, सैलरी पेमेंट कर रहे हो, लाइटनिंग के लिए पेमेंट कर रहे हो, न्यूज़पेपर के लिए पेमेंट कर रहे हो, पोस्ट एंड टेलीग्राम की पेमेंट कर रहे हो, ये छोटे छोटे खर्च है और एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, इसको क्या करना है, डेबिट करना है। और कहाँ रिकॉर्ड करोगे, तो रिकॉर्ड जो करोगे वो लिख दो, रेवेन्यू, REVENU, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है इज डेबिटेड, डेबिट तो करना है, ठीक है, लेकिन कहाँ डेबिट करोगे, तो कहाँ दिखलाओगे इसको, डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, याद रखोगे, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखलाओगे, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये समझ में आना चाहिए। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है उसको डेबिट करना है, और उसको किधर दिखलाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड या प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, फॉर एग्जांपल वेजेस पेड ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, फ्रेट पेड, कैरेज पेड, कैरेज ऑन परचेज, फ्यूल एंड गैस, कोल गैस एंड वाटर,
ये जितने भी खर्च है ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आएंगे। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर आएंगे, और वो डेबिट साइड में जैसे सैलरी पेमेंट कर रहे हो, रेंट पेमेंट कर रहे हो, टैक्स पेमेंट कर रहे हो, पोस्टल टेलीग्राम की पेमेंट कर रहे हो, ये सब डेबिट साइड आएगा। ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल्स मैंने बता दिया, डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वेजेस, सैलरी, रेंट, रेट्स, टैक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर द बिजनेस, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज फॉर रीसेल, ये सब डेबिट साइड में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ठीक है। और इस तरह से समझ जाइए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है रेकरिंग नेचर का होता है ना, ये बार बार होने वाला खर्च होता है। और बोलता है एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट एक्सपायर्स इन वन अकाउंटिंग पीरियड इज सेल्फ स्टेटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ कार बाय कार डीलर और मशीनरी फर्नीचर, ये तो मैंने बता दिया सब आपको। चलिए ये भी खत्म हो गया आपका। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का और कैपिटल एक्सपेंडिचर का ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। समय कम है, आप थोड़ा सा आपको लिख लिए ना, अब मैं मिटाऊंगा। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अच्छा चलिए, इससे रिलेटेड कुछ आपको ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं, आप लोग देखिए। कुछ ऑब्जेक्टिव है, उसको ध्यान दीजिएगा, है ना। इसी का कुछ ऑब्जेक्टिव है, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में है कि एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, नंबर 1 लिखिए। छोटा सा ऑब्जेक्टिव है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल expenditures provides benefit ऑप्शन सुनिएगा। इन वेरी शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड, इन लॉन्ग पीरियड, none का सही क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोवाइड्स बेनिफिट इन ए लॉन्ग पीरियड। समझा? अभी लॉन्ग पीरियड के लिए होता है इसका ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग पीरियड। नेक्स्ट में ये है ना, ये इसका हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट है। आपसे क्वेश्चन दूसरा ऑब्जेक्टिव मैं पूछ रहा हूँ, है ना। दूसरा ऑब्जेक्टिव इसको मिला दूसरा नंबर देखिए ना। दूसरा नंबर यही है, expenses 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 incurred expenses incurred over purchase of fixed assets फिक्स्ड एसेट्स। चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी मैं आपको समझाया था एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया था partially revenue expenditure, REVNU, revenue, partially revenue and
पार्शियली कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये मेरे दीजिए नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? आप फिक्स्ड एसेट जो परचेज कर रहे हो लॉन्ग टर्म में, बार बार परचेज नहीं कर रहे हो, नॉन रेकरिंग नेचर का है, तो इसमें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, एक 100% क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, इसलिए लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर को ही कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसलिए इसका राइट आंसर ये बी होगा। इस तरह से आपको दो मैंने एग्जाम्पल देके समझाया। बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है ना। आपको बिल्डिंग परचेज, मशीनरी परचेज, ये सब जो है आपका लॉन्ग टर्म हो रहा है, इसलिए उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखेंगे, ठीक है। और मैं देखिए आपको और बताना चाह रहा था थोड़ा सा, उसको उतार लीजिए, पहले उतारिए, है ना, उसको उतार लीजिए। चलिए एक ऑब्जेक्टिव और लिखिएगा, हाँ, उतार दिए स्टूडेंट, हम बहुत स्लो बोल रहे हैं, उतारने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, है ना, टाइम बहुत कम है, नोट कर लीजिए। कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चलिए ठीक है, बताइए। मैं थोड़ा सा इसको मिटाना चाहता हूँ, मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, देखिए। अब आपको बताना चाहता हूँ कि रेवेन्यू, ये अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताया ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है उसका एग्जांपल बताया, है ना। और एक होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसको लिख ही लीजिए आप, ठीक है, उससे भी ऑब्जेक्टिव दे सकता है। एक क्या होता है? डेफर्ड, DEFERD, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं? पहला बात आपको बताया था, एक्सपेंडिचर को तीन भाग में बांटे हैं, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, और एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ लाइन लिखिए। क्या होता है कि लिखिए, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, deferred revenue is that expenditure, is that expenditure, is that expenditure for which payment has been made, or a liability, or a liability incurred, but which is carried forward on the presumptions, presumption, presumptions that it will be of benefit over a subsequent period. Over subsequent periods. Or sometimes periods. Sometimes डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को
deferred revenue sometimes deferred revenue expenditure को sometimes deferred revenue expenditures are called capitalized expenditure. Capitalized expenditures. Capitalized expenditure भी कहते हैं. इस तरह से आपका ये लिखा गया और इसका एग्जाम्पल आप सुन लीजिएगा. एग्जाम्पल है preliminary expenses, brokerage on issue of shares and debentures, deferred revenue expenditure एग्जाम्पल हुआ, discount on issue of shares and debenture, heavy amount spent on advertisement, research and development expenses, exceptional repairs incurred in shifting the business to more convenient premises. Okay students, मैं आप लोगों को अभी यहीं तक रोक रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा इसमें उसमें और ऑब्जेक्टिव भी डालूंगा. अभी 2 ही ऑब्जेक्टिव क्योंकि समझाना पड़ता है और समझाना एक तो वह खाली ऑब्जेक्टिव लिखाना उसमें समझ में नहीं आएगा और ये ज्यादा आपको बेनिफिट होगा ना. तो नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए. नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल्स में आपको समझाने की कोशिश करूंगा. ठीक है, अभी उतारिए. थैंक यू.